आज के ऑनलाइन कक्षा में हम पिछले कालांश में क्रिया के बारे में अध्ययन किए थे, जिसके अंतर्गत हम क्रिया के भेद और भेदों में से एक भेद कर्म के आधार पर इसके बारे में अध्ययन किए थे। आज ठीक इससे आगे क्रिया के प्रकार नंबर 2 प्रयोग तथा संरचना के आधार पर क्रिया को भी विभिन्न भागों के अंदर विभाजित किया है, जिसमें से सबसे पहले नंबर 1 पे आता है सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया वो क्रिया कहलाती है, इसके नाम से ही स्पष्ट होता है कि सामान्य रूप से जो शब्द का किसी कार्य को करने के लिए प्रयोग में लिए जाते हैं वो क्रिया है। तो यहाँ वाक्य के अंतर्गत जब हम वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग करते हुए पाया जाता है या एक ही क्रिया का प्रयोग होता है वाक्य में, वहां पर वो क्रिया कहलाती है सामान्य क्रिया। जैसे उदाहरण के तौर पर यहां लिखा है महेंद्र जाता है, संतोष आई, अनिल पढ़ता है। तो महेंद्र जाता है या जाता है ये सामान्य क्रिया हो गई। संतोष आई आना ये सामान्य क्रिया हो गई। और पढ़ता है पढ़ना ये सामान्य क्रिया हो गई। दूसरी बात यहां पर एक और समझने की है कि कई बार बालकों के दिमाग में यह प्रश्न आता है कि जब क्रिया के साथ में क्रिया का कर्म नहीं दिया हुआ हो तो वहां पर क्रिया अकर्मक भी कहलाती है, जो हमने कर्म के आधार पर पढ़ा है। यहां यही अंतर है दोनों में, वहां कर्म के आधार पर था और यहां क्रिया का प्रकार है प्रयोग तथा संरचना के आधार पर। वाक्य में कई बार क्रिया को किस रूप में प्रयोग में लेते हैं, किस प्रकार से उसका उपयोग किया जाता है, यही उसका प्रयोग है, यही उसकी संरचना है और यही उसका एक आधार होता है जिसके कारण उसको विभाजित कर सकते हैं। तो इस कारण से ये एक अकर्मक क्रिया होने के साथ साथ में सामान्य क्रिया भी। नंबर 2 संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया इस शब्द से ही हमें ये ज्ञात होता है कि संयुक्त का मतलब होता है एक से अधिक कोई भी दो चीजें होती है वो संयुक्त रूप से एक संख्या का एक वस्तु का निर्माण करती हैं। तो यहां पर भी इस क्रिया के अंतर्गत भी वाक्य में दो क्रियाएं मिलकर के एक क्रिया का निर्माण करती हैं। वो किस प्रकार से करती हैं, कैसे उसकी हम परिभाषा को परिभाषित करते हैं, वो यहां पर लिखा है कि जब क्रियापद दो या दो से अधिक भिन्नार्थक क्रियाओं के मेल से बनती है। देखिए, जब वाक्य के अंदर एक से अधिक क्रिया का प्रयोग हो, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, लेकिन वो सब अलग अलग होती है, अलग अलग क्रियापद होता है और उन सबको मिलाने से एक क्रियापद बनता है। कैसे बनता है? जैसे यहां उदाहरण में लिखा है जया ने खाना बना लिया। जया करता है, खाना कर्म है, बनाना यानी क्रिया हो गई और लिया लेना क्रिया हो गई। अब ये जो क्रियापद है बना लिया, ये बना लिया जो क्रिया है ये एक क्रियापद है और ये एक क्रियापद दो क्रियाओं के मेल से बना है, एक तो बनाना और एक लेना। इन दोनों के मेल से बना लिया एक क्रियापद बना, इस कारण से हम इसको कहते हैं संयुक्त क्रिया। नंबर 2,
हेमराज ने खाना खा लिया। अब हेमराज यहां करता है और खाना यहां कर्म है। खाना क्रिया है और लिया लेना क्रिया है। तो यहां पर खा लिया, ये जो क्रिया है एक क्रियापद बना और ये दो अलग अलग क्रियाओं के मेल से एक क्रिया बनती है। नंबर एक खाना क्रिया से, दूसरी लेना क्रिया से। इस कारण से खा लिया जो क्रिया है ये संयुक्त क्रिया कहलाई। हेमराज इसमें कर्ता था, खाना इसके अंदर कर्म था। नंबर 3 प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया इस शब्द से ही हमें यह ज्ञात होता है कि जहां किसी क्रिया को संपन्न करने के लिए किसी को प्रेरणा दी जाती हो, उसको निर्देशन किया जाता है और उस निर्देशन के आधार पर, उस प्रेरणा के आधार पर वो क्रिया को संपन्न करता है, वो कहलाती है प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे वे क्रियापद जिन्हें कर्ता स्वयं नहीं करता है, कर्ता स्वयं नहीं करके दूसरों को क्रिया को करने के लिए प्रेरित करता है, वो दूसरों को करने के लिए निर्देशित करता है, उस पद को हम क्या कहेंगे? प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे दुष्यंत हेमंत से पत्र लिखवाता है। देखिए दुष्यंत यहां पर क्या है? करता है। हेमंत दूसरा करता है। ये पत्र कर्म है, से कारक चिन्ह हो गया, लिखवाता है ये क्रिया है। अब यहां प्रथम करता है दुष्यंत। ये दुष्यंत स्वयं काम नहीं कर रहा। दूसरा करता है हेमंत। हेमंत से कार्य करने के लिए ये प्रेरणा कर रहा है, हेमंत को प्रेरणा दे रहा है। क्या प्रेरणा दे रहा है? पत्र को लिखवाने की। इसलिए यहां पर ये लिखवाना जो क्रिया है, लिखवाता है जो क्रिया है, ये प्रेरणार्थक क्रिया है, क्योंकि इस क्रिया को पहला वाला जो करता है स्वयं कर्ता, वो न करके दूसरे कर्ता को करने के लिए प्रेरित कर रहा है। नंबर दूसरा उदाहरण है इसी में, कविता सविता से पत्र लिखवाती है। कविता इसके अंदर प्रथम कर्ता हो गई, सविता दूसरी कर्ता हो गई, से कारक चिन्ह है, पत्र कर्म हो गया और लिखवाती है ये इसकी प्रेरणार्थक क्रिया। अब ये क्यों हुआ? जैसे पहले वाक्य के अंदर हम समझे उसी प्रकार से यहां पर है। प्रथम करता है कविता, अब ये स्वयं इस काम को नहीं कर रही, पत्र लिखवाने को या पत्र पढ़वाने को। दूसरी करता है यहां पर सविता। कविता सविता से कहती है या कविता सविता को प्रेरणा देती है पत्र को लिखने की। इसलिए यहां पर कविता स्वयं काम न करके सविता कार्य कर रही है और सविता के काम करने के कारण लिखवाती जो शब्द क्रियापद है वो प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। तीसरा उदाहरण है, अध्यापक छात्रों से पाठ पढ़वाता है। अध्यापक प्रथम कर्ता हो गए, छात्र दूसरे कर्ता हो गए, पाठ कर्म हो गया और पढ़वाता है ये इसकी प्रेरणार्थक क्रिया हो गई। क्योंकि अध्यापक स्वयं पाठ नहीं पढ़ रहा है, बल्कि वो पाठ पढ़ने के लिए छात्रों को प्रेरित कर रहा है, जो छात्र दूसरे कर्ता के रूप में यहां पर काम कर रहे हैं। इस कारण से पढ़वाता है जो क्रिया है वो प्रेरणार्थक कहलाती है। नंबर 4 पूर्वकालिक क्रिया। शब्द से पता चलता है पूर्व यानी पहले, काल यानी काल के अंदर संपन्न होने वाली जो क्रियाएं होती है वो पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। अब ये वाक्य के अंदर
भाषा के अंदर इसका प्रयोग किस रूप में होता है, कैसे हम करते हैं, इसको समझना हमारे लिए बहुत अनिवार्य है। जब किसी वाक्य में दो क्रिया प्रयुक्त हुई हो एक साथ, जब किसी वाक्य में दो क्रियाएं एक साथ प्रयुक्त होती हो और उन दोनों क्रियाओं में से एक क्रिया जो है वो दूसरी क्रिया से पहले संपन्न हुई हो, पहली जो क्रिया है वो दूसरी क्रिया से पहले संपन्न हुई हो, तो पहले संपन्न होने वाली जो क्रिया है वो कहलाती है पूर्वकालिक क्रिया। वाक्य के अंदर पहली क्रिया दूसरी क्रिया से पहले संपन्न होती है तो वाक्य में पहले संपन्न होने वाली जो क्रिया है वो कहलाती है पूर्वकालिक क्रिया। अब इसके अंदर कैसे हम इस वाक्य को समझें? दूसरी बात इसकी एक विशेषता यह भी है कि जो पूर्वकालिक क्रिया होती है उस पूर्वकालिक क्रिया के अंत में हम प्रत्यय कर या करके जोड़ करके उसको पूर्वकालिक क्रिया बनाते हैं। जैसे अजय पढ़कर सो गया, अब यहां पर अजय करता है, यह क्रिया है, सो गया यह भी क्रिया है, लेकिन हमें देखना है कि इन दोनों क्रियाओं में से पहले कौन सी क्रिया संपन्न हुई है, ये वाली क्रिया पढ़कर, तो ये पूर्वकालिक क्रिया हो गई, क्योंकि पढ़ना पहले उसने कार्य संपन्न किया, सोया बाद में, पढ़ा पहले। इस प्रकार हमारे आज के इस ऑनलाइन कक्षा में क्रिया प्रकरण में प्रयोग और संचरण के आधार पर जो क्रिया के भेद है उसमें से 4 भेद, सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया, ये आज हम इसके बारे में अध्ययन किया, जानकारी प्राप्त की। शेष जो क्रियापद बचे हैं, जो शेष इसके भेद बचे हैं, उसके आने वाले समय के अंदर हम जानकारी प्राप्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत।